हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस पर कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। अभी 6 जुलाई को उन्होंने अपना 90वां जन्म दिवस मनाया। 6 जुलाई को उनकी जन्म जयंती थी। दरअसल 1935 में जुलाई में ही उनका जन्म हुआ था, तो 90 जोड़ेंगे तो 2025 हो ही जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने अपना 90वां जन्म दिवस मनाया। आपको हम बता दें कि दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक और सांसारिक गुरु दोनों हैं। 1949 अक्टूबर में नए चीन की माओ से तुंग ने स्थापना किया था, जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आज भी है, ये पीपल्स रिपब्लिक है, जबकि ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना केवल है। 1973 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेज़बानी भी कर रहा है, यानी उसका परमानेंट मेंबर भी है चाइना। उसमें भारत का भी योगदान है। ताइवान को रिप्लेस करके चाइना बना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृपा से वह यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना, वीटो पावर के साथ। एशिया से चीन ही है बस। इस प्रकार से चाइना जो है 1973 से ही लगातार यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। चाइना ने मनमाने तरीके से अपने पास पड़ोस के उसके पड़ोसी देशों की संख्या 14 है, जिनमें से मंगोलिया और तिब्बत पर उसकी विशेष दृष्टि रही। और उसने तिब्बत को अक्टूबर 1949 के एक साल बाद, यानी अक्टूबर 1950 में उस पर कब्जा जमा लिया। दूसरे शब्दों में तिब्बत पर उसने जबरिया कब्जा कर लिया जाए, जबरिया हथिया लिया उसको। अब वो दलाई लामा को उसने चीन आने का ऑफर तो दिया। दलाई लामा से चीन बहुत चिढ़ता भी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि चीन में आवे तो वो यहीं बस जाएं। और उसके ये इस दावे में भी कोई दम नहीं है कि दलाई लामा जो है चीन में ही जन्म लिए हैं। वह तिब्बत को ऑटोनोमस क्षेत्र बना दिया है। कहने के लिए वो ऑटोनोमस क्षेत्र है, चलती वहाँ हांगकांग की तरह से चीन की ही है। जैसे हांगकांग पर चीन का कब्जा, जैसे मकाऊ पर चीन का कब्जा है, इसी प्रकार से उससे ज़्यादा तिब्बत पर है। तिब्बत कहने के लिए नाम मात्र का बस ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन सच्चाई है कि वहाँ चलती चीन की ही है। चीन जैसा चाहता है वैसे ही तिब्बत का शासन चलता है। और वह दलाई लामा से बहुत चिढ़ता है, और इसीलिए वो भारत से भी बहुत चिढ़ता है। वह भारत से कई बार कह चुका है कि दलाई लामा को वापस करें। दरअसल अभी पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं और वहाँ के सांसद हैं किरण रिजिजू, इन दोनों लोगों ने तिब्बत से भारत की सीमा लगती है ऐसी बात कह करके चीन को और उत्तेजित कर दिया है। चीन ने तो तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा करके भारतीय सीमा, सही बात है, भारतीय सीमा के करीब आ गया, नहीं तो भारत से उसकी सीमा लगती ही नहीं थी। चीन और भारत के बीच में तिब्बत आ जा रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन ने तिब्बत पर जब से कब्जा किया 1950 में, तब से लेकर अभी तक जो है उस पर चीन का शासन है। और चीन भारत के पड़ोस में आ गया, नहीं तो भारत के पड़ोस की सीमा जो है तिब्बत से लगती थी। यही बात तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम, बीजेपी के सीएम है पेमा खांडू, और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, जो पहले गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इन दोनों लोगों ने इस बात की तस्दीक किया है कि भाई चीन से भारत की कभी सीमा लगती ही नहीं थी, तिब्बत से लगती थी, तिब्बत से लगती है। यानी वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते थे कि चीन ने तिब्बत पर जबरिया कब्जा कर लिया है। ऐसे में जब एस जयशंकर विदेश मंत्री चीन पहुंच गए हैं, उन्होंने चीन और भारत दोनों को दुनिया की उभरती हुई शक्ति बताया, दोनों को मिलजुल कर काम करने की बात कही है। लेकिन चीन जो है
पाकिस्तान को इसीलिए शह देता है, पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड है, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं भारत के, दोनों भारत की प्रगति से, भारत के आंतरिक बनावट से जलते हैं। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसने भारत का भी अक्सई चीन जो 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसे नवंबर 1961 से उस पर कब्जा किए हुए 1962 में उसने भारत पर हमला कर दिया था, जिसमें भारत पराजित हुआ था। हालांकि उसके बाद से 1967 या अन्य मौक़ों पर उसे मुंह की खानी पड़ी थी। कहा जाता है कि 1962 में उसने पूर्वी लद्दाख पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि माओ सेतुंग की 5 फिंगर पॉलिसी जो है वो वास्तव में तिब्बत को हथियाने की थी, तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग ट्रेस को भी हथियाने की थी। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई जब भारत को उसने पराजित ही कर लिया तो तिब्बत की तरफ से भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर लिया, या भारत के उन भागों पर जैसे 5 फिंगर पॉलिसी में वो तिब्बत को हथेली मानता था और फिंगर के रूप में उगाता था। लद्दाख, खास करके पूर्वी लद्दाख पर बहुत गृध्र दृष्टि रहती है चाइना की। उसके बाद से वो हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्से पर कब्जा करना चाहता था। उत्तराखंड, जिसको उसने 2000 में बारावती नामक जगह को विवादास्पद बनाया, उस पर भी वो कब्जा करना चाहता था। नेपाल को उसे एक फिंगर मानता था, सिक्किम को दूसरा फिंगर मानता था, भूटान को एक फिंगर मानता था और एक फिंगर तवांग ट्रेस को मानता था। दूसरे शब्दों में लद्दाख 1, नेपाल 2, सिक्किम 3, भूटान 4 और तवांग ट्रेस 5। 5 उंगली होती है, 5 उंगली 5 फिंगर पॉलिसी इसी को बोलते हैं। इसके बाद सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है चीन की, यानी 2 कदम हथियाओ ज़मीन और 1 कदम पीछे हट जाओ और कह दो कि भाई ऐसा है कि हम तो पीछे हट ही गए आपके कहने पर, फिर 1 कदम तो अपना गेन कर ही लिए, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े में ज़मीन को हथियाओ सीमा पर। इसीलिए वो सीमांकन नहीं होने देता है, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है जाड़े के समय तो ये पूरा का पूरा इलाका लद्दाख का समतल सपाट हो जाता है। वहाँ नेचुरल कोई बैरियर है नहीं, नदी नाले पहाड़ इत्यादि हैं नहीं जिससे कि डिवीज़न हो सके, जिससे डिमार्केशन हो सके। इसलिए चीन जो है सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी के तहत ही ऐसा करने से मना करता है। और AK एंटनी जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने सीमावर्ती इलाके में सड़क निर्माण को इसीलिए दरकिनार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि भाई इससे चीन भारत में घुस जाएगा आसानी से और घुस करके कोहराम मचा देगा, इसलिए हम सीमा पर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल अलग सोचती है। उसने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया और साथ ही साथ जो है अपने देश की जो परंपरागत नीति है उस पर भी चलना स्वीकार किया। दूसरे शब्दों में तिब्बत के धर्मगुरु और विश्वगुरु हैं, तिब्बत के शासक और तिब्बत के यानी वो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों गुरु हैं। दलाई लामा को एग्जाइल गवर्नमेंट इन एग्जाइल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो मान्यता पंडित नेहरू ने दिया था वही मान्यता देते रहे नरेंद्र मोदी भी, और उसी पर भारत चल भी रहा है। दूसरे शब्दों में दलाई लामा जो भारत के हैं ये 14वें दलाई लामा हैं। ये पहले दलाई लामा गेदुन साहब थे। गेदुन उनका पूरा नाम था गेदुन द्रुप, DRUPE कहा जाता है। गेदुन द्रुप ये 1391 से 1474, तो 15वीं शताब्दी माना जाएगा। यानी ये पहले दलाई लामा थे। तीसरे और छठे चीन से बाहर उनका जन्म हुआ है। तीसरे का माना जाता है मंगोलिया और छठे का माना जाता है
अरुणाचल प्रदेश के तवांग ट्रेस में उनका जन्म हुआ था। और एक ट्रस्ट है, वही दलाई लामा के अवतार यानी सक्सेसर, उत्तराधिकारी, जो कि दलाई लामा का ही अवतार माना जाता है, उसको नॉमिनेट करता है। उसका नाम है गेदुन फोदरंग। इसकी इस ट्रस्ट की स्थापना गेदुन फोदरंग ट्रस्ट, PHODRANG GEDIDUN गेदुन फोदरंग ट्रस्ट, इसकी स्थापना भी दलाई लामा ने ही किया था। पहले दलाई लामा जो गेदुन डूब साहब थे, GEDUN DRUP, ये शिष्य थे शुंगफा के, और शुंगफा ने ही गेदुल GEDUL गेदुल स्कूल की स्थापना किया था, या गेदुल स्कूल की स्थापना किया था। इन्होंने वास्तव में शुंगफा साहब जो है, जो इनके गुरु थे पहले, जीते जी इनको नॉमिनेट नहीं कर पाए। मरने के बाद यानी पोस्टुमसली ये दलाई लामा बने थे। दूसरे शब्दों में, जीते जी पहले दलाई लामा का नॉमिनेशन नहीं हो पाया था, मरने के बाद हुआ। हालांकि उसके बाद ये परंपरा जब चल पड़ी तो दलाई लामा बनते रहे, जीते जी अपने उत्तराधिकारी के बारे में कहते रहे। वर्तमान जो दलाई लामा है, जो 90 साल के हो गए हैं, उनका कहना है भाई अगला दलाई लामा जो होगा वो हो सकता है तिब्बत की परंपरा से ना हो, क्योंकि तिब्बत तो गुलाम है, वास्तव में चीन के अधीन है। चीन भले ही इसको ऑटोनोमस रीजन कहता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तिब्बत पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण है, बल्कि हांगकांग से भी ज़्यादा है। और जैसा चीन चाहता वैसे ही तिब्बत के लोग करते हैं, चूँकि शक्ति तो चीन के पास ही है। चीन ने अपने वर्तमान आकार को 2/3 बढ़ाया है, माने ओरिजिनल आकार को 2/3 बढ़ा के वर्तमान आकार किया है। दरअसल चीन जो है 2 पॉलिसी अपनाता है, एक तो 5 फिंगर पॉलिसी, आपको डिस्कस ही कर दिया, लेकिन सलामी स्लाइसिंग चीन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वो पड़ोसी देशों को बहुत तंग करता है। स्प्रैटली द्वीप फिलीपाइंस के साथ जब उसका विवाद चल रहा था, तो ये मामला गया था नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्थित पंचाट में मध्यस्थता के लिए, लेकिन उसके फैसले को भी नहीं माना स्प्रैटली द्वीप को, जबकि पंचाट ने, अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ने ये करार दिया कि भाई वह फिलीपाइंस का है। लेकिन इसके बाद भी चीन ने उससे नहीं माना। उसी समय उसने बंगाल की खाड़ी संबंधी भी फैसला सुनाया था, जिसे नरेंद्र मोदी ने मान लिया। वर्ष 2014 की बात मैं कर रहा हूँ। वर्ष 2014 में दोनों घटनाएं घटी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मान लिया था, जबकि चीन ने नहीं माना था। चीन यूएनएससी का मेंबर भी है, वीटो पावर भी है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़ी भूमिका है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ताइवान जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, वह हट करके अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड को भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC के नाम से जाना जाता है। वह ताइवान पर नियंत्रण करना चाहता है। ताइवान स्ट्रेट जो कि एक पतली पानी पट्टी है, उसमें अक्सर उसके पानी के जहाज उतरते रहते हैं, जबकि उसके जो डेपुटी हैं, यानी जो कि CMC सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में उसके बाद आते हैं, शी जिनपिंग के बाद आते हैं। उनका मानना है कि भाई पहले भारत की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ताइवान को जीतने की जो जिद है 2027 में आक्रमण करने की शी जिनपिंग की, उसको शी जिनपिंग छोड़ दें। इसीलिए शी जिनपिंग पिछले 2 सप्ताह से लापता हैं। अब उनके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य लाभ करा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो किसी रणनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई नई रणनीति बना रहे हैं। कोई कह रहा है गायब हो गए हैं, अभी पुख्ता खबर नहीं है वो कहाँ हैं।
पब्लिक व्यू में पिछले लगभग 2 सप्ताह से वो दिखाई नहीं पड़े हैं। इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें और लगाई जा रही हैं। खैर, वो तो एक अलग की बात हो गई, उस पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है। लेकिन फोर्डरंग ट्रस्ट, गैदुन फोर्डरंग ट्रस्ट जो है, यही नॉमिनेट करता है अगले उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का चयन भी बहुत मुश्किल से किया जाता है, बचपन से ही किया जाता है। बच्चों में वो गुण देख ले जाते हैं जो कि लामा बनने के लायक हुआ हैं, तब जाकर के उनको लामा बनाया जाता है। लामा एक आध्यात्मिक और सांसारिक गुरु होता है। तिब्बत के लोग बहुत श्रद्धा के साथ देखते हैं लामा को। दलाई लामा पूरा नाम है, वैसे ज्ञात से या ज्ञातसो जिनपिंग इनका पूरा नाम है, जो वर्तमान दलाई लामा है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान दलाई लामा का नाम कुछ और था। हालांकि बचपन में ये 1950 में ही दलाई लामा घोषित कर, उसके पहले ही दलाई लामा घोषित कर दिए गए थे। 1935 जुलाई में इनका जन्म हुआ था। बहुत बच्चे थे तभी इनको दलाई लामा घोषित कर दिया गया था और इनको उसी हिसाब से प्रशिक्षण दिया गया था। एक्चुअली दलाई लामा बनने के लिए ज़रूरी है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर का पूरा ज्ञान होना चाहिए और बचपन में सेक्रीफाइस करने की क्षमता दिखाई पड़ती है, दूसरों की मदद करने की क्षमता दिखाई पड़ती है। तब ऐसे आदमी का चयन अगले दलाई लामा के रूप में किया जाता है। एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन उसे पूरा किया जाता है। हालांकि वर्तमान दलाई लामा ने ये कहा है कि इनका उत्तराधिकारी कोई महिला भी हो सकती है, भारत से भी हो सकता है। भारत का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन गैर तिब्बती हो सकता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो भारतीय महिला हो सकता है दलाई लामा के उत्तराधिकारी बने। और अभी से तलाश शुरू हो गई होगी। अगर कोई इस तरह से, हो सकता है लद्दाख रीजन से आवे, कोई इस तरह से मिल जाता है, कोई महिला मिल जाती है, तो निश्चित रूप से गेदुन फोर्डरंग जो है, जो ट्रस्ट है, वो उसको अगले उत्तराधिकारी के रूप में, यानी री इनकारनेशन, अवतार के रूप में उसको नॉमिनेट कर देगा। और लोग कितेश्वर के, ये लोग परंपरा के माने जाते हैं, दलाई लामा वगैरह। अवलोकितेश्वर एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका बड़ा नाम है इतिहास में। गौतम बुद्ध के बाद ये लोग आए थे और इन लोगों ने ही, माना जाता है, तिब्बत में थेरवाद का प्रचार किया था। खैर, तिब्बतन बौद्ध जो है, तिब्बतन बुद्धिस्ट थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं और बुद्धिस्ट परंपरा से ही दलाई लामा आते भी हैं। मंगोलिया में भी अच्छा खासा इनका प्रभाव है। खैर, इस प्रकार से दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन होता है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को ही री इनकारनेशन यानी पुनः अवतार की संज्ञा दी जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि वो अवतार नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है भाई वर्तमान दलाई लामा की आत्मा जो है नए दलाई लामा में प्रवेश कर गई थी, कर गई होगी। खैर, ये तो बैकग्राउंड हमें बताया। CIA की मदद से भारत भाग करके आए। धर्मशाला में पंडित नेहरू ने को गवर्नमेंट इन एग्जाइल की मान्यता दे दी। तभी से माओ से तुंग इनसे चिढ़ गया और वो 1956 से ही कहने लगा, 54 से ही कहने लगा कि भाई ऐसा है, पंचशील तो 8 ही साल के लिए हुआ, यानी 1962 में वो हमले की योजना बना रहा था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 1960 में जब वहाँ के प्रीमियर, चाइना के प्रीमियर आए थे भारत, तो उस समय भारत को इस मसले को, सीमा संबंधी विवाद को हल कर लेना चाहिए था। वो चाहते भी थे कि भाई ये सीमा संबंधी विवाद हल हो जाए, लेकिन भारत के पंडित नेहरू ने उस समय अनिच्छा जताई। उस समय पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे
और इस प्रकार से चीनी प्रीमियर का यहाँ आना बेकार हो गया। एकमात्र चीनी प्रीमियर 1960 में ही आए थे, उसके बाद तो 1962 में चीन ने भारत पर हमला ही कर दिया और फिर भारत से चीन से संबंध खराब होते चले गए। इंदिरा गांधी तो कभी गई नहीं चीन। उसके बाद जो है सबसे पहले राजीव गांधी ने यात्रा किया, फिर उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री जाते रहे। सबसे पहले राजीव गांधी ने यात्रा किया, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जाते रहे और जा करके चीन में अपनी बात को रखते रहे। हालांकि चीन जो है विदेश में विदेशी किसी धरती पर भारत को सीमा संबंधी विवाद उठाने संबंधी किसी भी मुद्दे को रोकता रहा है। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जब पहली बार संभवतः मई में गए थे चीन, तो उन्होंने बीजिंग में जा कर के और ये सीमा संबंधी विवाद का शंघाई विश्वविद्यालय के छात्रों से इंटरेक्ट करते हुए जवाब दिया था। बहरहाल हम लोग अपने को कन्फाइन करेंगे लामा तक ही। तो आप सभी लोगों को दलाई लामा के बारे में पता चल गया। जब ये 15 साल के थे तभी माओ से तुंग ने इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया पीएलए को। पीएलए चीन के पार्टी की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी पर्सनल सेना मानी जाती है। दूसरे शब्दों में दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश है जो जहाँ सेना जो है पार्टी की सेना होती है, सरकार या देश की नहीं होती। इसीलिए पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ही वहाँ का राष्ट्रपति होता है, वही सीएमसी का हेड भी होता है, यानी बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है चीन का राष्ट्रपति। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन में जो सत्ता परिवर्तन होता है वो सत्ता परिवर्तन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। जैसे हू जिनताओ साहब इनके पहले राष्ट्रपति थे, उनके पहले जियांग जेमिन साहब थे, उसके पहले जो है डेंग शाओपिंग थे। बहुत सारे लोग वहाँ आए। डेंग शाओपिंग तो माओ से तुंग की 1976 में मृत्यु हो गई थी, जो कि आधुनिक चाइना के फाउंडर हैं। उसके तुरंत बाद वहाँ के महासचिव बने थे। बाजार समाजवाद को इंट्रोड्यूस करने के लिए उनका नाम लिया जाता है। आज चीन के जीडीपी में 56% योगदान करीब वहाँ के ट्रेड रिसीट्स का है। दूसरे शब्दों में सप्लाई चेन के माध्यम से जो माल सप्लाई करता है चीन विदेशों को, जो बेचता है, जो कमाता है, उससे उसमें जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान है। उसका 50% से ऊपर योगदान है। आप समझ सकते हैं कि चीन क्यों आतुर रहता है सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए और क्यों भारत से वो चिढ़ रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी जो 5 देशों की यात्रा पर गए थे 8 दिन के लिए, लास्ट उनका नामीबिया जो कि अफ्रीका में है, उसका पड़ा था पहला खाना, वहीं से शुरू किया था अफ्रीका से। उसके बाद से ट्रिनिडाड और टोबैगो गए थे। छोटे छोटे देशों में गए थे। भले भगवंत मान जितनी भी डिवीजन करना वो करें नरेंद्र मोदी की, लेकिन घाना विश्व का छठा हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है और वहाँ चीन का भारी भरकम निवेश भी है। तो चीन ने अफ्रीका के कई देशों को भारी भरकम कर्ज दे रखा है। कर्ज के उसको पता है भाई ये कर्ज चुका नहीं पाएंगे, तो कर्ज के बदले उसने कहा है भाई आप ज़मीन दीजिए, जैसे जीवोती में किया, ज़मीन दे दीजिए और फिर हम उस ज़मीन का इस्तेमाल अपने हिसाब से करेंगे। यानी वो पट्टे पर लीज पर ले लेता है 97 साल 99 साल, जैसे उसने ट्रिंको माली में श्रीलंका से लिया, जैसे ये बंधु बारांदू और मराव में लिया उसने मालदीव से, उसी प्रकार से वो अफ्रीका में भी कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी वहीं वहीं गए जहाँ जहाँ चीन अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। खैर वो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है, लेकिन बहरहाल आपको हम बता दें कि जिस माओ से तुमने दलाई लामा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की का आदेश दिया था,
वही दलाई लामा इस समय अपना 90वां जन्म दिवस मना रहे हैं धर्मशाला में, और यहाँ वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल को लीड कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, तिब्बत के आध्यात्मिक और सांसारिक गुरु होने के साथ साथ वो मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक गुरु हैं, और उनके जन्म दिवस पर इसीलिए पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने तो बधाई दी, पीएम उसमें विदेश दौरे पर थे, पीएम ने भी बधाई दिया, विदेशी बधाई दिया। शायद इस वजह से चीन जो है ज़्यादा कुपित हो गया। चीन इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, भाई प्रधानमंत्री ने क्यों दलाई लामा को बधाई दिया। तो इस वजह से चीन ज़्यादा कुपित है नरेंद्र मोदी पर। बहरहाल ऐसे शंकर तो पहुँचे हुए हैं चीन, देखते हैं कि बात कैसे आगे बढ़ती है। वैसे चीन जो है ऊपर से भले ही भारत के साथ दोस्ती का दिखावा करे, अंदर से बहुत चिढ़ता है। और तभी तो पाकिस्तान का वो ऑलवेदर फ्रेंड है। सीपेक भी वो इसीलिए चला रहा है, वो जानता है कि सीपेक की वजह से पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान को भी एक तरह से उसने खरीद ही लिया है। चूँकि सीपेक में जो भारी भरकम निवेश कर रहा है उसको पता है कि पाकिस्तानी एक भ्रष्ट कौम है और वह माल लेने में विश्वास करता है। इसीलिए चीन जो कि 25 अरब अमेरिकी डॉलर तो केवल पीओके में खर्च कर चुका है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वगैरह पर खर्च किया है। भले ही 15,000 के करीब चीनी लगे हुए हैं इसमें, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी तो पाकिस्तानियों की ही है, और वो पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझता है। इसीलिए आप भारत के को इस बात की आशंका है कहीं पाकिस्तान पर चीन का कब्जा न हो जाए, इसीलिए अफगानिस्तान के साथ भारत ने बातचीत शुरू कर दिया है। बहरहाल ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीति का हिस्सा हो गया, लेकिन हमने दलाई लामा के बारे में जो कुछ भी कहा वह तथ्यों पर आधारित है। इसे आप नेट पर भी पढ़ सकते हैं। आपको हम बताते चलें कि दलाई लामा जो इस समय धर्मशाला में रहते हैं, उनको चीन ने ऑफ़र दिया था, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है कि भाई आप हमारे यहाँ आकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप भारत में मत रहिए। लेकिन दलाई लामा ने कहा भाई हम टहलने की इजाज़त अगर यदि आप देंगे तो भले ही आ जाएंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं वहाँ, माने आप हमको रोक नहीं सकते। लेकिन चीन ने नहीं माना, इसीलिए चीन कभी यात्रा पर गए ही नहीं। दलाई लामा जो इस समय हैं 14वें दलाई लामा ग्यात्सो तेंजिंग जो है, ये वास्तव में तिब्बत के ऐसे धर्मगुरु और सांसारिक प्रमुख हैं जिनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए चीन हमेशा से तत्पर रहता है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारत के साथ चीन की दुश्मनी का। इसी बात का जिक्र बार बार चीन कर रहा है, वो बार बार कह रहा है भाई तिब्बत एक दुखती रग है भारत के लिए। और देखते हैं तिब्बत में भारत कहाँ तक जाता है तिब्बत के मामले में। देखना होगा आगे जो होगा वैसा आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जयशंकर साहब चीन की यात्रा पर हैं, जो आउटकम होगा उसके बारे में चर्चा किया जाएगा बाद में। धन्यवाद।